नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। कोशिश यह है कि आप अच्छी तरह से समझते रहें कि वाकयात किस तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। ग्राउंड जीरो तक भी हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपने अब तक तेहरान से, बेरूत से, दमिश्क से हमारे इंटरव्यूज देखे हैं। पूरी कोशिश हमारी रहती है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। आज हमारे खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। उनसे हम आज बात करेंगे कि क्या याह्या सिनवर और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद जो इजराइल और अमेरिका जंगबंदी का जो खाका पेश कर रहा है, जिसमें यह कहने की कोशिश की जा रही है कि एक हुकूमत बने जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी बनाए और उसमें सऊदी अरब और यूएई का भी कोई रोल हो, उसमें हमास का कोई रोल नहीं। दूसरे, लेबनान में इजराइल की एयर यानी एक्सेस बाकी रहे, उनके हवाई जहाज वहां उड़ते रहें। इस किस्म की जंगबंदी के समझौते की बातें हो रही हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकेगा? दूसरी तरफ एक खबर 2 दिन पहले आई जिससे इजराइल और अमेरिका की एक तरह से जमीन खिसक गई कि एक जंग का प्लान था जो लीक हो गया इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ। वो प्लान भी ऐसा लगता है कि नाकाम हो गया लीक होने के बाद। एक और खबर आई कि ईरानी हैकर्स ने अमेरिका, कनाडा, यूके, इन मुल्कों को बहुत ही सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस तक भी एक्सेस बना ली है। शायद बहुत सी फाइलें वहां से हट गई हों। क्या कुछ है? क्या इतना आसान है इजराइल के लिए ईरान से लड़ना? क्या अमेरिका के लिए आसान होगा ईरान के खिलाफ जंग छेड़ना? ये जो प्लान था और लीक हो गया, इसका मतलब अमेरिका की भी मर्जी के साथ क्या कुछ है? शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि क्या वाकई याह्या सिनवर और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ये तंजीमें इतनी कमजोर हो गई कि इस किस्म की शर्तें मान लेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये शायद लास्ट अटेम्प्ट है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सीज फायर करने के लिए, क्योंकि नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो रहे हैं और वो डेस्परेट है इस वजह से जो वहाँ पर ब्लैक अफ्रीकन या मुस्लिम वोट है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बहुत नालान है और वो इसी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं। ये एक लास्ट अटेम्प्ट है जिसकी वजह से यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आने वाले हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसी न किसी तरीके से जंग बंदी। अब दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो हमस की तरफ से ये आया, उन्होंने ये डिसाइड किया है वो याह्या सिनवर के सक्सेसर को मार्च तक नहीं अनाउंस करेंगे। उसके अवज़ इसके बजाय वो एक 5 मेंबर कमेटी बना रहे हैं जिसमें उनके जो टॉप लीडर्स है वही मॉनिटर करेंगे, गाज़ा की सिचुएशन भी करेंगे वो मॉनिटर। इसके अलावा जो भी आइंदा होने वाले वाक़ात है उसके बारे में पूरी तरीके से वही डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी। ये तो एक क्लियर हुआ। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये डिलिबरेटली यूएस की तरफ से एक सेक्शन ऑफ उनकी सिक्योरिटी है जिन्होंने इस प्लान को ना लीक किया। उसमें ये दिखा रहे थे कि ये जो है ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना। और कल ही अगर आपने देखा ईरान ने इस सिलसिले में आईएईए को अप्रोच भी किया है कि ऐसा खतरा है। ये एक तरीके से कन्वे करना था ताकि ये प्लान जो इसमें इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो नहीं चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या उसके जो ऑयल जो प्लेटफॉर्म्स है उनको नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि उसका रद्द अमल शदीद होगा जो सचमुच इस सारे इलाके को, खत्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। वो ये कोशिश रहती है क्योंकि जो हमला 1 अक्टूबर को ईरान ने जो दागे रॉकेट्स और जो मिसाइल दागे, उसके बाद जो डैमेज हुई है
उसके असेसमेंट के बाद बहुत सारे सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट्स है वो इजराइल एज वेल एज यूएस को ये मशवरा देते हैं कि वो ऐसी रिटेलिएटरी एक्शन ना कीजिए जिससे मजीद तबाही इलाकों में हो। अब देखिए, अभी रिसेंटली आपने देखा कि हमस के एक ड्रोन ने प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू के रेजिडेंस को टारगेट बनाया। अब ये वल्नरेबल वो भी बन गए, ये नहीं कि एक तरफ ये है, किसी भी जगह वो है कि इतना नहीं है 100% प्रिसिशन के हिसाब से जो आयरन डोम है वो काम नहीं करता है जब उसको हर तरफ से अटैक। वो हमला हिजबुल्लाह की तरफ से बताया गया था, प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमस। और हाँ। अभी अभी ये भी आप देखिए कि यहया सिनवर के दूसरे दिन ही टॉप जो है इजरायली का जो मिलिट्री कमांडर है कर्नल और उसके साथ 4 जो सिपाही है उनको मारा गया। इसका मतलब है कि हो सकता है लीडरशिप खत्म हुई है, लेकिन अभी भी वो एक फोर्स की तरीके से वहां पर जैसे भी है, जो भी वहां पर उनकी रेजिस्टेंस रही है वो आखिरी दम तक लड़ रहे हैं। यही हाल आप देखेंगे सदर्न लबनान में है। जब बैटल होती है, जो मैन टू मैन फाइट होती है या ऐसा होता है कि इनका एक दूसरे पर एक्सचेंज है, उसमें भी इजरायलियों का बहुत नुकसान हो रहा है, एक्सेप्ट जो वो एयर अटैक्स कर रहे हैं। जैसे कल उन्होंने कहा, आज ही उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कि उन्होंने एक टनल से, इजराइल की ये क्लेम है, $500 मिलियन कैश पकड़े हैं हिजबुल्लाह के एक टनल से। वो इसमें एयर सुपीरियरिटी रखते हैं, लेकिन इजराइल भी हेजिटेंट है ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करने में पूरी तरीके से। वो सरहदी इलाकों में स्क्रिमिश चलते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो मेजर ऑफेंसिव है इसमें वो अवॉइड करना चाहता है। यहाँ तक कि एक तरफ इनकी भी डेस्परेशन कितनी हद तक, कब तक ही चढ़ाएगा। आज एक और रिपोर्ट आई है कि इजरायली फौज और इजरायली लोग सहनी शिकार हो रहे हैं। ये नहीं है कि 13 महीने हो गए, हम जंग के 13वां महीना चल रहा है और आए दिन सायरन्स होते हैं, लोगों को भागना पड़ता है, नॉर्मल लाइफ डिस्टरप्ट हुई है और जानी माली नुकसान भी बहुत हुआ है। इतना कि यहाँ तक कि अमेरिका ने उनको सिंपली $20 बिलियन का मिलिट्री एड भी दिया है। इसके अलावा जो जर्मनी ने दिया है या ब्रिटानिया ने जो दिया है उनको, हालांकि कुछ जो यूरोपियन जो कंट्रीज है जिसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रांस है उससे अनबन भी हो गई है, इसी वजह से कि उनका ये ख्याल है कि नेतान्याहू किसी की नहीं मानता है और हमसे तवक्का करता है कि हम उसके एक्शंस की पूरी सपोर्ट करें। ये एक जो है कन्फ्रंट्रेशन की जो लेवल है चालू है, लेकिन इसमें जो है इजराइल भी किसी भी सूरत में ये जो कहता है मैं नया सेटअप करूंगा। अगर आपने देखा जंग शुरू होने से पहले भी ये एक प्लान था यूएस का कि जिसमें वो कहता था अरब फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय करो, जिसमें खासकर सऊदी अरब और यूएई का जिक्र किया गया था। लेकिन आज भी एक रिपोर्ट है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इस पोजीशन में नहीं है कि वो गाजा को कंट्रोल कर सके। ये अभी आया, चूंकि शायद वो भी पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट भी जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस है जो सोवियत यूनियन रशिया में होने वाली है इसमें शिरकत कर रहे हैं, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उनसे मिलने वाले हैं और इसके अलावा मोदी जी ईरान के प्रेसिडेंट से भी बातचीत करेंगे। ये एक इंडिकेशन है कि हालात जो वो चाहते हैं ऐसा नहीं होता है, ऐसा पास्ट में भी नहीं हुआ है, उनको ऐसा अभी भी मुमकिन नहीं है। ये समझना कि लीडरशिप खत्म हुई है तो वो इजीली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इतना आसान नहीं होगा। इतना आसान नहीं होगा कि समझ लें कि जो चाहें उस तरह का फैसला करा लें। अच्छा, अभी जो ये हमले बढ़े हैं, यानी हमास की तरफ से भी हमले अच्छे खासे हो रहे हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से भी, जिसका प्राइम मिनिस्टर के घर पर भी जो हमले की बात हुई है और इजराइल के सीनियर फौजी कमांडर के भी मारे जाने की खबर आई है। इस सब के साथ साथ ये
अरब मुल्कों में अब तक भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि उनमें कोई सपोर्ट की कोई बात आ रही हो। वो अब तक भी उसी तरह से इजराइल के लिए सामान जाना यूएई और सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते से, इन मुल्कों में अभी भी एक ताजा वाकया यह हुआ है कि सऊदी अरब का एक टेलीविजन चैनल है एमबीसी, उसने याह्या सिनवर की शहादत के बाद उन्हें टेररिस्ट कहने की कहा, और शायद और अरब मुल्कों में भी वही उन्हें जो भी रेजिस्टेंस के लीडर्स हैं उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये इन मुल्कों की अवाम जैसा वहां का मीडिया कहेगा वही नैरेटिव उन तक बाकी रहेगा, चलेगा? क्या ये अपनी हुकूमतें बचाने के लिए अवाम में फिलिस्तीन की सपोर्ट ना बढ़े, क्या ये कोशिश कामयाब हो सकेगी? देखिए, एक चीज है, ये क्लियर है सबों के सामने, देयर इज क्लियर डिवाइड बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज, क्लियर डिवीजन। लोग चूंकि वहां पर पहले से, ये कोई नई बात नहीं है कि वहां पर जो एक सिस्टम चल रहा है वो टोटली डोमिनेट है। वहां मीडिया तो वैसे वर्चुअली रहा ही नहीं है फॉर डिकेड्स, कोई कंट्रोल इंडिपेंडेंट मीडिया रहा ही नहीं है कहीं। जब से उनका वजूद आया है उनका यही रहा है, वो जो गवर्नमेंट कहती है इसी तरीके से जो वहाँ जो है हर एक सिस्टम में गवर्नमेंट का हाथ रहा है। इसलिए जो अगर आप समझते हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या किसी और तरीके से लोगों की राय वहां तक पहुंचेगी हमारे, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1 to 1 जब वो बात करते हैं तो ऐसी बातें समझ में आ रही है कि लोग कहीं ना कहीं, अभी देखिए इसमें देखिए बहुत ये ट्रेजिक सिचुएशन है। यूएई के सदर रशिया गए, वहां पुतिन को कहता है हम यूक्रेन के मामले में आपको यानी कि मीडिएट करेंगे। ये देखिए ये कैसी ट्रेजेडी है। हम मीडिएट करेंगे यूक्रेन के, जो इनके घर के बाहर आग लगी है जिसमें इनके अपने ब्रदरन है, बिल्कुल अपनी कम्युनिटी, जिससे इनके अपने इंटरेस्ट है, उसके बारे में जैसे उनको कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। सब फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं अभी जो है फेस्टिवल एक मनाया गया वहां पर रियाद में, जिसमें 12 कंट्रीज ने शिरकत है, उसमें इंडिया के भी बहुत सारे लोग गए वहां पर। ये एक तो ये है, उसके अलावा दूसरा इसका फॉलो अप आ जाएगा जिसमें दूसरे कंट्रीज के लोग भी आ जाएंगे उनके फेस्टिवल में। उनको इससे कोई परवाह नहीं है, हालांकि ये तो इंटरनली जो है डिस्टर्ब्ड लगते हैं, क्योंकि ये जब आग लगती है, आग नहीं देखती है कि हमसाया बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। आग के शोले कभी कभी उसको भी अपनी लपेट में लेता है, ये उनको समझना चाहिए। इसीलिए उनके लिए बार बार जब वो गया ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, उनको गया, उनको कहा या एटलीस्ट आप सपोर्ट तो ना करें, लेकिन ये भी मत कीजिए कि दूसरे पार्टी को अपनी एयर स्पेस, अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट, अपना कुछ और इसको फराहम करेंगे हम पर अटैक करने के लिए। किसी हद तक वो शायद इसके लिए राजी हो गए हैं, लेकिन इनके कॉल फेल में फर्क है। जो अपन देखते कि अमेरिका या यूएस या वेस्टर्न प्रेशर के सामने ये घुटने टेकते हैं, वो अपना कोई फर्म स्टैंड नहीं लेते हैं। जो ये कर सकते थे, इनमें ये कैपेबिलिटी थी कि वो कर सकते। जब 73 में उन्हीं के रहनुमाओं ने एक ऑयल वेपन एज अ वेपन दे यूज्ड इट अगेंस्ट, और बड़ा पावरफुल वेपन था जिसके बहुत रिपरकशंस निकले इंटरनेशनल लेवल पर। वो कर सकते थे एटलीस्ट, अगर ऑयल को नहीं, एटलीस्ट एयर स्पेस बंद करने से, ट्रेड बंद करने से, रिकॉलिंग ऑफ डिप्लोमेट्स बंद करने से बहुत असर पड़ता, लेकिन नहीं किया। अब यही देखिए कि रेड सी है, रेड सी पर भी इनका भी है कुछ, इजिप्ट का कंट्रोल है, इसको कहते हैं हम बंद करेंगे, हम नहीं देंगे, कुछ भी तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करते क्योंकि इनको शायद अपने पर्सनल इंटरेस्ट, मिलिट्री कंट्री के नहीं, जो पर्सनल इंटरेस्ट है
अपने रूल के जो इंटरेस्ट है उसको करते हैं, कंट्री उनके लिए कोई सेकेंडरी मामला रखती है। इनके जो एसेट्स है, इनके जो इन्वेस्टमेंट्स है, इनके जो दूसरी चीज़ें हैं वेस्ट के साथ लिंक्स है, उनको सेफ गार्ड किया जाए, यही इनकी प्रायोरिटी है और इसी के लिए ये सब कुछ तैयार करने को है। अभी जो मैंने पहले भी कहा था, आपने देखा जब ईरान ने मिसाइल दागे तो उसमें जॉर्डन का सबसे बड़ा रोल है। उसने भी 10-15 जो मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, हालांकि उसका तुक ही नहीं बनता था। वो इस पार्टी में, इस जंग में वो एक मेजर पार्टी है। उसी के जो है चाहे यानी वो इजराइल के साथ पूरी तरह से अपने आप को जोड़ करके रखना चाहते हैं, इजिप्ट भी और जॉर्डन भी। सऊदी अरब वगैरह तो फिर भी बहरहाल दूसरे रास्तों से मदद कर रहे हैं, लेकिन वहां डायरेक्ट इंटरसेप्शन उन्होंने किया। अच्छा, अभी ईरान की तरफ से एक बयान आया है यूनाइटेड नेशन में, जो उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हमले में मदद करने की पूरी तरह से अमेरिका की जिम्मेदारी होगी अगर ऐसा हुआ तो। ये इसके साथ साथ हिजबुल्लाह की तरफ से आज फिर बहुत से रॉकेट दागे गए हैं। किस तरफ जाएगी, क्या वाकई ईरान के खिलाफ जंग होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, ये एक चीज है, ये इसमें हाइड एंड सीक पॉलिसी खेल रही है अमेरिका। एक तरफ वो कहा, जब भी उन्होंने पिछली बार जब हमला किया है, वो कहते हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, हसन नसरुल्लाह का मामला है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एट द सेम टाइम ये से अगर इस पर कोई रिटेलिएटरी एक्शन इजराइल के खिलाफ है, हम इसके पीछे खड़े हैं। बिल्कुल, ये भी कहते, फौज भी भेज रहे हैं, चाहे वो 100 या 200 लोगों के सोल्जर्स ही क्यों, आर्म्स एम्युनिशन भी भेजते हैं, अपने जंगी बहरिया का जो है बेड़ा भी भेजा है। तो ये कॉल ऑफ फेयर में बहुत फर्क है ना। अब देखिए, एक तरफ कहते हैं हमें उसके साथ, हम इसमें शरीक नहीं थे। अभी जो ये रिसेंट रिपोर्ट आया है, जो लीक हुआ है, ये तो वो एवरीथिंग दे शेयर विद देम, डिस्कस करते हैं, कहां इंस्टॉलेशन है, किस पर हम हमला करेंगे, क्या क्या हमें करना चाहिए। फिर अमेरिका एक स्टेटमेंट देता, नहीं हमारे बगैर ही उन्होंने ये किया, और कुछ वर्बली उसको स्कोल्ड करते, ये हमारा मानता नहीं है। अल्टीमेटली फिर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो होता है वो कहता है, नहीं ये आयरन रॉक, ये जो रॉक की तरफ हम उनके पीछे खड़े हैं, जो भी उन पर हमला करेगा ही हैज टू फायर फेस अस। ये चीजें नहीं चलती है ना, ये अब तो ये एक्सपोज हो गए। अच्छा शेख साहब, एक बात बताइए कि अब जिस तरह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फिलिस्तीन की मदद करने के लिए यमन से, लेबनान से, इराक से, सीरिया से मजबूती से खड़ी हुई है, ऐसी हालत में इजराइल के लिए होना तो ये चाहिए था कि जंगबंदी के लिए वो जल्दी तैयार हो जाता, लेकिन वो कौन सी वजह है कि वो जंगबंदी के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा है? तैयार इसलिए नहीं होता है, एक्चुअली इजराइल की भी जो असेसमेंट है वो दिन ब दिन चेंज रहती है। इसमें एक चीज़ है, पहले इनको ये जो है वो समझते, हमने पहले इनको लगा इस्माइल हानिया को हलाक किया तो उसके बाद हम जी, अब जो है यह सिनवर का मामला है, अब हम नज़दीक है, जैसे उन्होंने कहा भी है, अब तो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। लेकिन दूसरे ही दिन इनके जो है बड़े जो टॉप जो कमांडर है उसको भी हलाक किया गया। इसका मतलब है अगर जंग जारी भी चलेगा, भी रेजिस्टेंस भी चलेगा, हो सकता है किसी देर के बाद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारा जो सिस्टम है, जो रेजिस्टेंस है, वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी। टाइम बीइंग इसमें हो सकता है ये फर्क आ जाएगी, लेकिन ये ज्यादा जो है बाउंस बैक हो जाएगी बाद में, जो इनको समझना चाहिए। जितना वो करेंगे किसी को, ये जो है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बाउंस करता है, फोर्स से करता है। इसको ये लिए ये समझना चाहिए। और जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने जो तबाही देखी गाजा की, जो उनमें से बहुत सारे हैं, सारे हम जैसे नहीं है जो कमजोर है, वो सब बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें एग्रेशन आता है। यही एक रिजल्ट भी बनता है
कि रिवोल्ट की, जिससे हमें इनको कोशिश करना चाहिए था जितनी जल्द हो सके। अब जो कुछ भी पास 1 साल के अंदर जो हुआ है इसको बंद करें, एक नए सिरे से वहाँ के लोगों के लिए उनको जो उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन देनी चाहिए, और जो उनकी लॉन्ग स्टैंड डिमांड है इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जल्द अज जल्द कोशिश करनी चाहिए, वरना ये सारा मामला इसी मेस में रहेगा और कभी भी वहाँ चैन और अमन नहीं रहेगा। ये बार बार किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से इनके सामने आ जाएगा, और फिर वो हमेशा यही हालात नहीं रहेंगे। हमेशा ये हालात नहीं रहेंगे। अच्छा, ये इजराइल शायद ये समझता है कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को कत्ल करो, उससे शायद कोई दबाव बनेगा और वो रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो हैं वो कमजोर पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना तो लेबनान में ना ही गाजा में। तो ये स्ट्रेटेजी तो फेल है, लेकिन फिर इसी स्ट्रेटेजी पर मुसलसल चलते रहना। अभी बैंकों पर हमला, नए नए इलाकों पर हमला लेबनान के अंदर, गाजा में भी हमले बाकायदा अभी जारी हैं, उनकी रिपोर्टिंग जरा कम हो गई है। तो ये कोई नतीजा तो नहीं निकल के आ रहा है इजराइल के। नतीजा क्या निकलेगा? आप अवाम को, नहते अवाम को टारगेट करोगे, वो तो आप पहले राइट फ्रॉम डे फर्स्ट, जिसकी वजह से आज ये है 45,000 जो ऑफिशियल फिगर कहते हैं। ऑफिशियल फिगर के अलावा जो भी दूसरा जो अनऑफिशियल फिगर, इट इज रनिंग ऑलमोस्ट 1 लाख। तो वो दूसरी बात है। नतीजा क्या निकला? हर दिन मरते हैं लोग, शहीद होते हैं, बच्चे मरते हैं, औरतें होती है, कहीं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, अस्पतालों की हालत बुरी है। अस्पतालों को टारगेट जब बनाया जाता है, स्कूलों को टारगेट बनाया है, रिफ्यूजी कैंप जहाँ पर वो शेल्टर कैंप्स जो है, शेल्टर्स में उनको जो है, तो फिर रहेगा कहाँ? जब वो यही एक देखनी चाहिए, डाइकोटमी देखनी चाहिए हमारे सिस्टम की। एक तरफ हम कहते हैं जंग में भी कुछ उसूल होते हैं, सिविलियन एरियाज को सिपियर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ उन्होंने उसकी दजियां उड़ाई। अच्छा, जंगबंदी के लिए कौन सही क्रेडिबल मीडिएटर कौन हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल। सारा ओनस अमेरिका पर है, वही कर सकता है अगर वो चाहेगा। वो नहीं चाहता है, अभी तक नहीं, उसने सिंसियरली नहीं चाहा। क्योंकि अगर आपने कहा, मैंने एक इंटरव्यू सुना था बाइडेन का, उसने कहा जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ मैं उससे भूला नहीं। ये 3-4 महीने के बाद जब जंग चल रही थी उसने ये कहा, यानी कि वो उसके अंदर की बात उस वक्त कही, जो इसके अंदर क्या लावा पकड़ा, और जिसका रिफ्लेक्शन हमने देखा। ये जो जंग में इवन यूएस प्रपोजल है, दूसरे कंट्रीज के प्रपोजल, वो सारे डस्टबिन में गए, और बार बार वो उनको सपोर्ट भी करते रहे, ये भी करो वो भी करो, जबानी कुछ और कहते थे, अल्टीमेटली उनके साथ हर एक चीज शेयर करते थे। उनको खड़ा रखने के लिए जितनी मदद अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने की, इससे किसी और ने नहीं की। अच्छा, इस हालत में तो जंग बंद होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि अगर इजराइल और अमेरिका एक पेज पर हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उससे और ज्यादा साफ हो गया कि ये पूरी तरह से फिलिस्तीनियों को इस इलाके से बिल्कुल एथनिक क्लिंजिंग जिसे कहते हैं वो पूरी मुकम्मल करना चाहते हैं, उससे पहले शायद ना रुकें। लेकिन क्या करेंगे? उनको निकाल भी नहीं सकते हैं, कहाँ जाएंगे वो? ऑलरेडी जो इनका क्लोज अलाय है दोनों का, वो 2 ही कंट्रीज है ना जिनके साथ बॉर्डर मिलता है, एक तरफ जॉर्डन है, दूसरी तरफ ही है इजिप्ट। दोनों ने मना किया हम किसी को नहीं देंगे। हालांकि बिगिनिंग में इजराइल ने बहुत कोशिश की, इनको धकेल दिया जाएगा गजा में। जब उन्होंने रेजिस्टेंस की, ये बात खत्म हो गई। इस पर अमेरिका ने भी कहा, हालांकि शायद अमेरिका ने पहले यही कहा होगा आप कहो तो हम देखेंगे इसकी क्या रिएक्शन होगी। अब इनको तो रहना तो वहीं ही है, जीना मरना वहीं है, वो क्या कर सकते हैं? इसको इतनी क्लींजिंग क्या कर सकते हैं? जितना उनको मारना था, जितने इन लोगों को तबाही करनी थी, बर्बादी करनी थी, वो इससे ज्यादा क्या है? कयामत से कम क्या है ये?
अगर देखा जाए इस हालात को। अब जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज द फाइनल अटेम्प्ट, जैसे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं जो ये कहते हैं, चाहे वो अपना प्लान है या कुछ है, दिस इज द फाइनल अटेम्प्ट फॉर सीज फायर। उसके बाद इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद क्या हुकूमत का क्या रंग आ जाएगा किसी को पता नहीं है। तो अगर दूसरा आया तो उसका कोई दूसरा अप्रोच है, इनका है ये इसलिए ये जो इसका मिशन है, इससे साफ नजर आ जाए कि वेस्टर्न कंट्रीज का भी क्या इंटेंशन है, whether they seriously want to implement जिस तरीके से भी सीज फायर का इंटेंशन। पहले आप कहते हैं साउथ लेबनान में वो करना चाहते हैं, फिर गाजा की बात आ रही है। जो इशू पहले इम्पोर्टेंट था वो गाजा था, वो अब रेलीगेट हो गया, सेकंड पोजीशन में हो गया। ये इसलिए कंफ्यूजन बहुत है। और इस दौरान अगर कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट ईरान हो गई तो इसके दूरस नताइज निकलेंगे, खतरनाक नताइज भी निकल सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री ये चाहे वो मिटेंगे मरेंगे, वो टॉलरेट नहीं करेंगे कि उनको टारगेट बनाया जाएगा। उसके लिए उनको कुछ भी दाव पर लगाने के लिए वो तैयार होंगे। ऐसी भी रिपोर्टें हैं शेख साहब के कुछ मुल्कों से, इलाके के मुल्कों से मोबिलाइज हो रहे हैं लोग, फिलिस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए जाने की तैयारियां हो रही हैं, और ऐसा अब ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी कहने लगे। ईरान के स्पोक्स पर्सन ने कल कहा कि कुछ लोग मोबिलाइज हो रहे हैं जाने के लिए, और एक ईरान से मैंने इंटरव्यू किया था कि हुकूमत रुकावट बनी हुई है जाने के लिए, नहीं तो लाखों लोग जाना चाहते हैं जंग लड़ने के लिए। तो ये तो अगर जंग जारी रही और ईरान को भी इन्वॉल्व किया गया तो पूरी तबाही का इंतजाम है आपको, यानी इजराइल की मुकम्मल। अगर आपने देखा ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली, और डिफेंस मिनिस्टर भी वो शायद गया था, लेबनान भी गया था, इससे पहले ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सीरिया भी गया था। वो शायद ये एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यही दो इलाके हैं जिसके जरिए वो इजराइल तक पहुंच सकते हैं। तो हो सकता है सीरिया का ज्यादा फर्टाइल इस वजह से है, सीरिया की मोर फ्रेंडली गवर्नमेंट। लेबनान में कुछ इतनी फ्रेंडली गवर्नमेंट भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा पता है 3 सिस्टम काम करते हैं, एक क्रिश्चियन, एक सनी, एक शिया सिस्टम काम करता है, और गवर्नमेंट भी इसी बेसिस पर कहीं ना कहीं डिवाइड भी रहती है कुछ चीज़ों में। तो लेकिन अगर वहाँ भी कुछ, हालांकि जो लेबनान का जो हिस्सा हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है तकरीबन, वहाँ पर उनके साथ बातचीत की है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी मूवमेंट होगी वो वया इराक होगी। इराक इसमें बड़ा फैसिलिटेट कर सकता है। इसमें एक लंबी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, और इन केस ऐसा हो जाएगा तो कोई चीज़ इस खित्ते को नहीं बचा सकेगा जंग से। तो ये बड़ी जंग होगी, और फिर ये जो तमाशाई है अरब कंट्रीज, ये भी किसी न किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो सकेंगे। क्योंकि वहाँ भी जो लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो लावा पक रहा है, जो वो सब्र तहमुल से काम ले रहे हैं बिकॉज ऑफ सप्रेशन या ऑपरेशन आप कहेंगे, वो भी कहीं ना कहीं फट जाएगा, और किसी न किसी तरीके से इसका जो असर है सिपलावर हो जाएगा। शायद अब अरब हुकूमतें अपनी आवाम को कंट्रोल ना कर पाएं अगर ऐसी हालत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। हमारी उम्मीद है, दुआ है कि जंग ना फैले और जल्दी से जल्दी खत्म हो, लेकिन जिस तरह से इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि अपनी मर्जी का कोई जंगबंदी दे दें, वो शायद कबूल ना करें हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से, ये बहुत साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।